जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। तो पीछे के जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम हिस्ट्री के प्रश्न लिए थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग का जो लेक्चर होगा ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं तो इस बार भी आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो सारे प्रश्नों को हम अच्छे तरीक़ा से समझाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं प्रश्न फर्स्ट नंबर पर। देखिएगा प्रश्न कितना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। ब्रह्मांड जो है इसके लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयुक्त हो सकता है ब्रह्मांड के लिए। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन देखेंगे तो ये सही होगा, कॉस्मोस। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये सही होगा। ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द जो प्रयुक्त होगा वह होगा कॉस्मोस, ठीक है। अब आप लोग को कॉस्मोस के बारे में थोड़ा सा अच्छा तरीका से बता देते हैं। जो ब्रह्मांड है इसका जो लैटिन भाषा है यह यूनिवर्सम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूनिवर्सम से लिया गया है। इसका निर्माण जो है महाविस्फोटक यानी बिग बैंग से हुआ है। बिग बैंग थ्योरी आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो निर्माण है, किसका निर्माण? तो जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण जो है महाविस्फोटक यानी बिग बैंग से हुआ है। इसको कई नामों से भी जाना जाता है, देख सकते हैं। इसमें से एक कॉस्मस भी ब्रह्मांड का पर्यायवाची शब्द है। तो देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कहाँ से ये प्रश्न घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे कॉस्मोस हो रहा है, सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर पे। देखिए बहुत सुंदर सा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो फ्रेड हायल हो रहा है यहाँ पे, जो डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही हो रहा है। फ्रेड हायल के द्वारा जो है जो ब्रह्मांड है इसकी स्थिर अवस्था के बारे में सोचा गया था। संकल्पना इस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो फ्रेड हायल के द्वारा। अब यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से जो कोटेशन है आप लोग को बताएंगे। तो 20वीं सदी के प्रतिभाशाली ब्रह्मांड विज्ञानी फ्रेड हायल ने ब्रिटिश गणितज्ञ हरमन बांडी, यहाँ पे देख सकते हैं एक और वैज्ञानिक का नाम आ गया है जो ब्रिटिश के गणितज्ञ हैं जिनका नाम है हरमन बांडी, और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड के साथ इन्होंने मिलकर संयुक्त रूप से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रस्तुत किए। तो इसमें 3 वैज्ञानिक का रोल रहा है। कब की बात हो रहा है? तो 20वीं सदी के बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग याद रखिएगा जो महान वैज्ञानिक हैं विज्ञान के, वह हो जाएंगे फ्रेड हायल, ये विज्ञान के हैं। अगर गणितज्ञ की बात करेगा तो हरमान बांडी का नाम आप ध्यान रखिएगा, और अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस गोल्ड, ये तीनों लोग मिलकर इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, ठीक है। यह सिद्धांत जो है स्थिर अवस्था संकल्पना, ये किस नाम से विख्यात हुआ है? यह सिद्धांत स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से विख्यात हुआ है। समझ गए? प्रश्न बढ़ेंगे तीसरा। बहुत अच्छा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों कि 1950 में, कब? तो 1950 में किस रूसी खगोल शास्त्री ने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? निहारिका कल्पना को संशोधित किया, यह प्रस्तावित करते हुए कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ धूल में युक्त एक सौर निहारिका से घिरा है। किस खगोल शास्त्री ने ये सारी बातों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो हम लोग डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, ऑटो सीमिड। देख सकते हैं कैसा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है। ऑटो सीमिड, ओके, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 1950 की बात किया है, ऑटो सीमिड है, ये रूसी खगोल शास्त्री हो जाएंगे जिन्होंने निहारिका परिकल्पना को संशोधित किया है। और मुख्य रूप से बात करेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के साथ जो धूल से युक्त एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है। जो धूल से युक्त जो है ये सौर निहारिका से घिरा हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। प्रश्न बढ़ेंगे चौथा पर। चौथा जो प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में
किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? सुंदर सा प्रश्न है। तो बी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे, एक्सोप्लैनेट। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? एक्सोप्लैनेट। ओके, एक्सोप्लैनेट के बारे में अभी जस्ट आप लोग को बता दिए हैं कि एक्सोप्लैनेट ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह माना जाता है जो सूर्य की परिक्रमा न करते हुए अन्य किसी तारे की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है, किसका परिक्रमा करता है? एक्सोप्लैनेट ये तारे की परिक्रमा करता है। एक्सोप्लैनेट का पता लगाने की पुष्टि पहली बार 1992 में हुआ था। याद रखिएगा, एक्सोप्लैनेट की पता लगाने की पुष्टि कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, एक्सोप्लैनेट को दूरबीन से देखना बहुत कठिन होता है। इसको हम दूरबीन से नहीं देख सकते क्योंकि इनमें सितारे की चमक छिपे रहते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो एक्सोप्लैनेट आप लोग सही विकल्प चुनिएगा। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि IC 1101 IC जो है यह एक डैश है, क्या है? उपग्रह, आकाशगंगा, क्षुद्रग्रह और अभिनव तारा। तो हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे, आकाशगंगा हो जाएगा। IC जो है एक महाकाव्य अंडाकार आकाशगंगा है। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में, IC 1101 एक महाकाय अंडाकार आकाशगंगा है। ये एबेल 2029 आकाशगंगा क्लस्टर के केंद्र में सबसे बड़ी ज्ञात आकाशगंगाओं में से एक मानी जाती है। कौन सा? आकाशगंगा IC 1101। याद रखिएगा, 1101 हो गया, 1000। ठीक है, इसका जो प्रभा मंडल है इसके मूल से लगभग 600 किलो पारसेक 2 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ। इसमें लगभग बात करेंगे तो 100 ट्रिलियन सितारे का द्रव्यमान हो जाएगा। और ये आकाशगंगा जो है पृथ्वी से 320 मेगा पारसेक, मतलब कह सकते हैं 320 मेगा पारसेक को अगर हम प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो 1.04 मिलियन प्रकाश वर्ष होता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट था। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर की, बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या किससे उत्पत्ति होती है? बिग बैंग सिद्धांत आप लोग याद कीजिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से इसकी व्याख्या की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी। एडविन हबल ने 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण को प्रस्तुत किए थे। और GA1 अंतरिक्ष जो वेधशाला द्वारा की गई आकाशगंगाओं की विलय की खोज जो है इस सिद्धांत के पक्ष से प्रमाण मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्रश्न देखेंगे 7 पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तारामंडल को जो है सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। ये जो है सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में देखने वाला एक तारामंडल है। कौन सा? सप्तर्षि तारामंडल। ये जो है फागुन चैत्र के महीने में सावन भाद्र जो महीना होता है उसको आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। मतलब एक साथ जो है ये सप्तर्षि तारामंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा एक साथ। कब? तो चैत्र महीने के सावन भाद्र जो भादो महीना होता है उसमें 7 तारों के समूह के रूप में सप्तर्षि तारामंडल को हम लोग देख सकते हैं। इसमें 4 तारे जो होते हैं चौकोर होते हैं और 3 तिरछी होते हैं। देख सकते हैं, अगर आप लोग को अगर आकाश में देखने को मिले तो आप लोग समझ लीजिएगा सप्तर्षि तारामंडल हो जाएगा। ठीक है, 4 चौकोर होते हैं और 3 तिरछी होते हैं, चौकोर। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीका से। 8 प्रश्नों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रश्न 8 है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? अध्ययन को डैश नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ये प्रश्न होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा, हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड को अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कॉस्मोलॉजी एक खगोलीय विज्ञान की शाखा है। कॉस्मोलॉजी एक खगोलीय विज्ञान की शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण, जितनी भी सारी खगोलीय घटनाएं होती है इसी के अंदर अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया? तो कॉस्मोलॉजी जो हो जाएगा ये ब्रह्मांड का अध्ययन हो जाएगा। 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के बारे में जो बढ़ती जिज्ञासा थी, प्रतिफल थे, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको उत्पत्ति से जुड़ी एक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। ओके, समझ गए? प्रश्न बढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पर और दिया गया है कि जो कॉस्मोलॉजी की शुरुआत है एक तरह से आइंस्टीन के समय सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आइंस्टीन।
सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। 9 प्रश्न है, विज्ञान का वह क्षेत्र जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार का अध्ययन करता है, कौन सा हो जाएगा क्षेत्र? तो कॉस्मोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, सी याद कीजिएगा। प्रश्न पढ़ेंगे 10 पे। 10 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, सेंटोरी, ये जो है हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा हो जाएगा। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी हो जाएगा, जो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे साइरस या डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर इसे 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कौन सा? साइरस या डॉग स्टार बोला जाता है। यह सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा माना जाता है। अब आगे बात करेंगे, जो अल्फा सेंटोरी है, यह प्रोक्सिमा सेंटोरी को शामिल करते हुए 3 तारों के समूह होते हैं, अल्फा सेंटोरी और प्रोक्सिमा सेंटोरी। 11 प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न 11 एक निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी हो जाएगा। जस्ट अभी आप लोग को बताए हैं। तो इस तरह के प्रश्न देखिए कितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। 12 देखिए प्रश्न 12 जो प्रश्न है कि खगोल भौतिकी के संदर्भ में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किसी हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है। हैबिटेबल जोन होता है, अर्थात कर सकते हैं किसी तारे से दूरी की रेंज जहां पानी के तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो। कौन सा जोन माना जाता है? हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन से होगा गोल्डी लॉक्स जोन। कौन सा जोन दोस्तों? तो गोल्डी लॉक्स जोन होता है। ठीक है, वही चीज़ बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न बढ़ेंगे 13 पे। देखिए 13 प्रश्न अच्छा सा प्रश्न है आपके सामने। 13 नंबर यहाँ पे देखेंगे, जो प्रश्न 13 है दोस्तों कि तारामंडल जो है ये सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते थे? पश्चिमी निवासी, जो सप्तऋषि तारामंडल है इसको पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते थे? तो सी ऑप्शन सही होगा, बिग डीपर। यहाँ पे याद रखिएगा किस नाम से? तो बिग डीपर के नाम से जानते थे। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि के दिखाई जाने वाला एक तारामंडल है, दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। अंग्रेजी में से अर्स मेजर या ग्रेट बियर या बिग डपर कहा जाता है। 3 नाम दिया जा सकता है, ऑप्शन में दे सकता है, अर्सा मेजर, ग्रेट बियर और बिग डपर। याद कीजिएगा, इन सब का अर्थ होता है बड़ा भालू, या अमेरिका और कनाडा के जो पश्चिमी निवासी हैं जिसे बिग डिपर यानी बड़ा चम्मच भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर से हम सुबह में आपके लिए जो इकोनॉमिक्स के हैं उससे प्रश्न लेकर आएंगे। 14 प्रश्न है कि यदि कोई भी तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उसमें 2 गुना बड़ा नहीं है तो यह डैश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किस रूप में? तो पल्सर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पल्सर किसे कहा जाता है? तो अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है और बाहरी परतें जो होती है सुपरनोवा विस्फोटक से दूर चली जाती है, और तो वहीं न्यूट्रॉन के रूप में केंद्रक बचा रहता है। जो न्यूट्रॉन तारा घूमता रहता है उसी को पल्सर कहा जाता है। ठीक है, कोई भी तारा जो सूर्य से बड़ा होता है, बहुत सारा गुना होता है, उसमें 2 गुना बड़ा ना हो, वह ईंधन हाइड्रोजन को जो है केंद्र आभासी धारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ढह जाता है। तो ये सारी चीज़ है, थोड़ा सा इसको याद रखना है, आप लोग देख सकते हैं। 15 प्रश्न है कि गैस धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसको आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है आप लोग को बताते चलें। 16 प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न है कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? धूल और गैसों को क्या कहते हैं? घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल या गैसों को क्या कहा जाता है? तो इसको आकाश गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, 17 देखेंगे प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम अज्ञात आकाश गंगा है? तो निकटतम ज्ञात आकाश गंगा जो है केनिस मेजर डवार्फ गैलेक्सी हो जाएगा। केनिस मेजर डवार्फ
गैलेक्सी, ये आकाशगंगा है। तो ये आप लोग इसे ध्यान में रख लीजिएगा, इसे ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ज़रूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिएगा और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 18 प्रश्न है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई खगोल विदों द्वारा बड़े ऑसिलेटर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आप लोग को मालूम है कि ये दूरी मापने की इकाई है, लंबाई मापने की, जो लाइट ईयर होता है लंबाई मापने की इकाई है। इसके द्वारा जो खगोलीय दूरी होता है इसको मापने का इस्तेमाल होता है। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 × 10⁵ मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 18 प्रश्न कराएं। कैसा लगा वीडियो आज का आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।